Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the legislative assembly के जो इलेक्शन हैं उनके पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट हुए। आप देखिए कि उनका जो रिजल्ट है वो भी अनाउंस किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। स्टूडेंट्स, हरियाणा प्रेजेंट समय के अंदर स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर प्रेजेंट समय के अंदर यूनियन टेरिटरी है। और आप देखिए कि सेंटर के पास में पावर है कि किसी भी स्टेट को यूनियन टेरिटरी के रूप से कन्वर्ट किया जा सकता है, और किसी भी स्टेट का जो एरिया है उसको आप देखिए कि वहाँ से किसी अदर स्टेट के अंदर भी ऐड किया जा सकता है। तो ये जो कम्प्लीटली जो पावर है वो आपको सेंटर के पास देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स यहाँ पे असेंबली के जो इलेक्शंस हैं उनके बारे में, तो आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा किसको चीफ मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट किया जाएगा, या वहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी अपॉइंट किया जाएगा, उसी के बारे में ये डिस्कशन है। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स, चीफ मिनिस्टर का जो पोजीशन है वो इक्विवेलेंट है यहाँ पे जिस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर का जो पोजीशन आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि चीफ मिनिस्टर को यहाँ पे जब अपॉइंट किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग में आपको आर्टिकल भी पता होना चाहिए। आर्टिकल 164 है जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर है उसके बारे में मेंशन किया गया है कि चीफ मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो आपको गवर्नर के थ्रू देखने के लिए मिलता है। क्या स्टूडेंट्स, यूनियन टेरिटरीज़ के वहाँ पे भी चीफ मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर के थ्रू हुआ करता है या प्रेसिडेंट के थ्रू? ये आपको एक बार रीड करना है, आपका जो पॉलिटी का बुक है उससे रीड जरूर से करना। यूनियन टेरिटरी के अंदर जो चीफ मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बारे में, तो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जो पोस्ट है उसके बारे में नहीं मेंशन किया गया है। आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा उनका जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है या जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उनको सेटिस्फाइड करने के रिगार्डिंग में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जो पोस्ट है उसको क्रिएट किया गया। पॉलिटिकल ये पोस्ट है, कम्प्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं मेंशन है। तो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते हैं उनके द्वारा जो ओथ है वो बेसिकली एज ए मिनिस्टर के रूप से ही आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि चीफ मिनिस्टर का जो इक्विवेलेंट है प्राइम मिनिस्टर के, जिस तरीके से यूनियन के अंदर प्राइम मिनिस्टर का जो पोजीशन है उसी तरीके से आपको चीफ मिनिस्टर का पोजीशन देखने के लिए मिलता है स्टेट के वहाँ पे। तो आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर जो फेडरल स्ट्रक्चर है कि स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर हैं, सेंटर के अंदर प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसको हमने कहाँ से लिया गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो फाउंडर्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा ये जो फेडरल स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया था? क्या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंस्पायर होते हुए इसको अडोप्ट किया गया, या यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है, या आप देखिए कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिफरेंट पार्ट्स को अडॉप्ट किया गया उसके अंदर आप देखिए कि जो मेजर इन्फ्लुएंस आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, उसी का आपको जो मेजर इन्फ्लुएंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट, जो फेडरल स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमने 1935 का जो एक्ट है उसी के थ्रू अडोप्ट किया गया है। अगर आपको ये नहीं पता है स्टूडेंट्स तो आप एक काफ़ी पॉपुलर बुक है पॉलिटी के रिगार्डिंग में, लक्ष्मीकांत, उसका जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर टेबल्स दी हुई हैं कहाँ से हमने इंस्पायर हुए हैं, कौन कौन से जो एरियाज़ को कहाँ से अडोप्ट किया गया है। तो उस टेबल को आप ज़रूर से याद रखिए, आपको ये सब चीज़ें ज़रूर से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स तो कुछ आर्टिकल्स को यहाँ पे रिवाइज करते हैं। आप देखिए कि स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी बार आर्टिकल बेस्ड जो मैच द कॉलम है, जो क्वेश्चंस है वो पूछ लिए जाते हैं और आपको पता भी होना चाहिए कुछ बेसिक आर्टिकल्स के बारे में। तो आप देखिए कि आर्टिकल 164 के अंदर चीफ मिनिस्टर के बारे में मेंशन किया गया है। इससे पहले आपको आर्टिकल 163 है, आर्टिकल 163 है उसके अंदर मेंशन किया गया है कि गवर्नर के द्वारा अपना जो वर्क है उसको कैरी किया जाता है, बट उसको द्वारा जो वर्क कैरी किया जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का जो एड एंड एडवाइस है उसी के रूप से जो गवर्नर है वो यहाँ पे वर्क करता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट, चीफ मिनिस्टर का भी कुछ आप देखिए कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डिसीजंस लिए गए हैं, चीफ मिनिस्टर का जो गवर्नमेंट है उसका जो भी डिसीजंस लिए गए हैं उन सभी डिसीजंस को इन्फॉर्म करना होता है समय समय पे गवर्नर को,
तो इसके रिगार्डिंग में जो मेंशन है वो आपको आर्टिकल 167 के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो आर्टिकल 167 आपको पता होना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर का क्या यहाँ पे ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर्टिकल 163 है गवर्नर को एड एंड एडवाइस के रूप से वर्क करना होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के वहाँ पे। तो आर्टिकल 164 के अंदर जो मिनिस्टर्स का जो अपॉइंटमेंट है, चीफ मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है, उसके बारे में मेंशन किया गया। गवर्नमेंट का जो कंडक्ट है, जो बिजनेस है, किस तरीके से जो ट्रांजैक्शन और बिजनेस को कैरी करना है गवर्नमेंट के स्टेट के वहाँ पे, तो उसके बारे में जो मेंशन है वो आर्टिकल 166 के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि 166 के अंदर बिजनेस कंडक्ट हुआ, उसी के बारे में जो डिसीजंस लिए गए जो यहाँ पे इन्फॉर्म करने होते हैं चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर को समय समय पे। तो स्टूडेंट्स ये कुछ आर्टिकल्स के बारे में हमने यहाँ पे रीड किया। एक जो आर्टिकल है वो यहाँ पे मिसिंग है, आर्टिकल 165। तो 165 के बारे में आप रीड ही कर लेना, एक बार रीड जरूर से कर लेना 165 किसके पर्सपेक्टिव से है। नेक्स्ट अगर हम बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, तो स्टूडेंट्स अर्लियर फेज के अंदर इसके रिगार्डिंग में किसी भी तरीके का जो लिमिटेशन है वो नहीं हुआ करता था। फिर 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया। सपोज कीजिए किसी स्टेट का जो स्ट्रेंथ है वो 200 है, सपोज कीजिए किसी स्टेट का जो स्ट्रेंथ है वो 200 है, तो यहाँ पे बताया गया है कि उसको ओनली 15% जो है, 15% ही जो टोटल स्ट्रेंथ है उतने जो लोग हैं वो मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट 30 हुआ। राजस्थान जो स्टेट है उसका 200 स्ट्रेंथ आपको देखने के लिए मिलेगा। हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर का जो स्ट्रेंथ है वो 90 है। और आप देखिए कि 60 से कम जो स्ट्रेंथ है वो नहीं होना चाहिए, 60 से जो कम स्ट्रेंथ है वो नहीं होना चाहिए। बट कुछ स्टेट्स यहाँ पे जो स्मॉलर स्टेट्स हैं वो कुछ एक्सेप्शन भी है जहाँ पे लेस देन 60 आपको जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका स्ट्रेंथ आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, वन ऑफ द बैड न्यूज़ है, आप देखिए कि रतन टाटा सर का डेथ हुआ है। रतन टाटा सर के द्वारा आप देखिए कि टाटा ग्रुप के द्वारा इंडिया के अंदर में जो, एक तो आप देखिए कि इंडियन ये जो कंपनीज हैं इनके द्वारा हर एक सेक्टर के अंदर में जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। रतन टाटा सर वन ऑफ द हार्ड वर्किंग पर्सन है, वन ऑफ द हार्ड वर्किंग पर्सन थे। उनके द्वारा हर एक सेक्टर के अंदर में, चाहे वो आप देखिए कि टेक्सटाइल का सेक्टर हो, चाहे टूरिज्म का सेक्टर हो, या इसके अलावा अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल का जो सेक्टर है उसके रिगार्डिंग में आपको वर्क देखने के लिए मिलेगा। वन ऑफ द हम्बल पर्सन है। इनके द्वारा आप देखिए कि समय समय पे एनिमल्स का जो केयर है उसको कैरी आउट करना है, उसके रिगार्डिंग में भी इनके जो स्टेटमेंट्स है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स इंडिया के लिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लॉस है कि रतन टाटा सर हैं, उनका डेथ हुआ है। उनका द्वारा काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया गया है हर एक सेक्टर के अंदर में। टाटा ग्रुप का कंपनीज आपको हर एक सेक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। एक इनका जो स्टोरी है फोर्ड के रिगार्डिंग में, एक इनका स्टोरी है कि एक समय जब टाटा इंडिगो नाम का एक जो आप देखिए कि कार है जो लॉन्च किया गया था, उसका मार्केटिंग जो प्रेजेंस है वो नहीं था। उस समय इंडिया के अंदर में आप देखिए कि पर कैपिटा इनकम है, लोगों के पास में उतना जो मनी है वो भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि उसके बाद में जब एलपीजी रिफॉर्म्स लिए गए, मार्केट को ओपन किया गया, और उसके बाद में कंटिन्यूस लोगों का जो आप देखिए कि जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हुआ इंडिया के अंदर में। तो स्टूडेंट्स उस समय इनके द्वारा सेल करने का कोशिश किया गया था, जो इंडिगो को सेल करने का कोशिश किया गया था। तो आप देखिए कि उस समय कुछ ऐसी कंपनी है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर ही, फोर्ड नाम का जो कंपनी है, उनके द्वारा उसको नहीं परचेज किया गया, और इस तरीके का कुछ स्टोरी है। बाद में आप देखिए कि लेटर फेज के अंदर फोर्ड के रिगार्डिंग में भी उसके भी जो मार्केट शेयर है उसके अंदर आपको डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है। 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस का जो समय है, उस 2008 के समय फिर टाटा ग्रुप के ही द्वारा उसको खरीदा गया। हम्बलनेस है वो शो किया गया था रतन टाटा सर के द्वारा उस समय में। तो इसके रिगार्डिंग में भी एक स्टोरी है। एक इनका काफ़ी फेमस कोट है, बेसिकली इनके द्वारा जो कोट है वो नहीं बोला गया था कि मैं कोई भी डिसीजन है वो लेता हूँ, मैं कोई राइट एंड रॉन्ग डिसीजन से वो नहीं लेता। बेसिकली जो भी डिसीजन लिया गया है उसी को मैं राइट प्रूव करने का जो कोशिश है या जो हार्ड वर्क है उसको कैरी करता हूँ। एक इंटरव्यू के अंदर में आप देखिए कि इनको बेसिकली इंट्रोड्यूस करते हुए एंकर के द्वारा वो स्टेटमेंट भी बताया गया कि रतन सर के द्वारा ये बोला गया, बट उस समय इन्होंने क्लियरिफाई किया था कि ये जो लाइन्स है मेरे साथ में ऐड करके चला दी जाती हैं, बट डेट मेरे द्वारा इस तरीके का कभी भी कोई स्टेटमेंट है वो नहीं दिया गया। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन है जिनके द्वारा काफ़ी कुछ एरियाज़ में वर्क किया गया था। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स फोर्टिफिकेशन के बारे में है। फोर्टिफिकेशन मीन्स वो फोर्टिफिकेशन नहीं
जो आप देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला जब फाइट करेंगे उसके अगेंस्ट में, ये फोर्टिफाइड है। फूड का फोर्टिफाइड क्यों किया गया? क्योंकि आप देखिए कि हमारे फूड के अंदर में काफ़ी कुछ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डिलीवर किया जा सके कॉमन पब्लिक को। हमारा जो सितंबर का जो मंथ है उसको हम पोषण माह के रूप से भी सेलिब्रेट करते हैं कि न्यूट्रिशनल जो डिमांड है उसको हमें यहाँ पे इंक्रीज करना है। तो स्टूडेंट जो फोर्टिफाइड का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे राइस के अंदर जो फोर्टिफाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको कंटिन्यूस रखा जाएगा। फोर्टिफाइड के अंदर में क्या बेसिक थिंग्स हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। एनीमिया का जो प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है उसको भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आप देखिए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर में आयरन है, फैलिक एसिड है, विटामिन B12 है। इस तरीके के जो बेसिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऐड कर दिया जाता है, फोर्टिफाइड कर दिया जाता है। राइस को या अदर जो फूड्स हैं उनको भी कर दिया जाता है। उसको आप देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं, टारगेटेड जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, ICDS है, इंटीग्रेटेड जो चाइल्ड का जो डेवलपमेंट स्कीम है, PM पोषण है। इनके थ्रू आप देखिए कि अब इन ग्रेन्स को सप्लाई किया जाता है कॉमन पब्लिक या हमारा यहाँ पे जो ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा न्यूट्रिशनल डिमांड फुलफिल नहीं की जाती है। तो स्टूडेंट्स ये कम्प्लीटली जो सेंट्रल सेक्टर जो इनिशिएटिव है उसी के थ्रू इसको सप्लाई किया जाएगा कंटिन्यूस वे में। सेंट्रल सेक्टर है उसका मीनिंग क्या है कि 100% जो मनी है उस स्कीम का वो सेंटर के द्वारा कैरी किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम फोर्टिफाइड राइस है उसको कंटिन्यूस रखा जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी या जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, नेशनल जो न्यूट्रिशनल जो सिक्योरिटी है उसको फुलफिल करने के रिगार्डिंग में 2028 तक। टारगेट PDS का जो कॉन्सेप्ट है, टारगेट PDS है, ICDS है, PM पोषण इनिशिएटिव्स है जिनके थ्रू ये कंटिन्यूस सप्लाई होगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, अहमदाबाद के वहाँ पे गरबा का जो सेलिब्रेशन है उसके बारे में मेंशन किया गया है। अब गरबा के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो एक जो यहाँ पे आप देखिए कि इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज का जो लिस्ट है इंडिया के अंदर में कौन कौन से जो चीज़ें हैं जिनको ऐड किया गया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिस्ट के अंदर में, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है स्टूडेंट्स तो आप समय समय पे रिवाइज कीजिए, क्योंकि आप देखिए कि न्यूज़पेपर के अंदर ये जो टॉपिक है वो देखने के लिए मिलता है समय समय पे। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज का जो लिस्ट है 2003 के समय में जो यूनेस्को है उसके द्वारा 2003 के समय इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को ऐड करने के रिगार्डिंग में एक लिस्ट है वो निकाला गया। इंडिया के अंदर में किस किस को ऐड किया गया है? आप देखिए कि कुडियट्टम है उसको यहाँ कुडियट्टम को ऐड किया गया। ये बेसिकली एक थिएटर का परफॉर्मेंस केरल के वहाँ पे। वैदिक चैंटिंग है, कुटियट्टम है, वैदिक चैंटिंग है, रामलीला है, रमन कहाँ पे हुआ करता है? उत्तराखंड के वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा रामलीला नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी है। साउथ ईस्ट एशिया के भी कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे डिफरेंट वे के अंदर आपको रामलीला देखने के लिए मिलता है। लॉर्ड रामा के साथ में जो आप देखिए कि उनका भी जो एसोसिएशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स रमन है, रामलीला है, छाऊ डांस है जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर हुआ करता है। अलग अलग टाइप का ये छाऊ डांस है। मयूरभंज का जो एरिया है वहाँ पे एक अलग छाऊ डांस हुआ करता है। काफ़ी 2-3 टाइप का इस तरीके का छाऊ डांस है कुछ एरिया से रिलेटेड, जहाँ पे मास्क है वो पहनना होता है, कुछ जगह मास्क नहीं पहना जाता है, तो इस तरीके का भी डिफरेंस है। कालबेलिया जो राजस्थान के अंदर हुआ करता है, सरपेंट कम्युनिटी है, कम्युनिटी का नाम भी कालबेलिया ही है, उनके द्वारा ये प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मुडियट्टू है, मलयालम का जो थिएटर परफॉर्मेंस है केरल के वहाँ पे मुडियट्टू है। इसके अलावा बुद्धिस्ट चैंटिंग जो किया जाता है मोनेस्ट्रीज के वहाँ पे, बुद्धिस्ट चैंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है। संकीर्तना जो कि आपको मणिपुर के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि कॉपर एंड ब्रास के जो यूटेंसिल है पंजाब के वहाँ पे कॉपर एंड ब्रास के जो यूटेंसिल है उसको भी ऐड किया गया। नवरोज जो आपको पारसी न्यू ईयर देखने के लिए मिलता है। योगा है, योगा आप देखिए कि 21 जून का जो डे है उसको इंटरनेशनल योगा डे इंडियन गवर्नमेंट के ही द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था UN के प्लेटफॉर्म के वहाँ पे। कुंभ मेला है जो 4 जगह सेलिब्रेट होता है। कौन कौन सी 4 जगह हैं? हरिद्वार है, प्रयागराज है, प्रयागराज के अलावा आप देखिए नासिक है, उज्जैन है। उज्जैन तो न्यूज़ के अंदर भी था, जो मध्य प्रदेश के जो न्यू चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा उज्जैन के एरिया से ही उनका लेजिस्लेटिव का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो आप देखिए कि उनके द्वारा बताया गया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भी न्यूज़ के अंदर में था कि यहाँ से निकलती है, उसका
एंशियंट समय में ये नेम हुआ करता था, उसी के बेसिस पे जो टाइम पीरियड है उसको डिसाइड करेंगे या उसको रेफरेंस के रूप से काउंट करेंगे। तो जब उनके द्वारा ओथ लिया गया था वो न्यूज़ के अंदर में था। और हमारे ये जो कुंभ मेला के जो चारों प्लेसेज हैं वो रिचुअल क्लीनिंग का कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम ग्रेट बाथ के थ्रू उसको याद रख सकते हो कि एक रिचुअल क्लीनिंग हुआ करता होगा। जो भी हमारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिसके अंदर सूर्य को आप देखिए कि वर्शिप किया जाता है, जिसके अंदर आपको रिचुअल क्लीनिंग है वो हुआ करता है। इसके अलावा दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर है, और गरबा जो कि गुजरात में है। तो ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो लिस्ट है उसको हमने रिवाइज किया लास्ट 1-2 वीक के अंदर में। आप देखिए कि 2-3 टाइम्स हमने इस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो लिस्ट है उसको रिवाइज किया है। अब ये आपको याद होना चाहिए, वैसे स्टूडेंट्स याद रखिए, बार बार रिवाइज करोगे तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें झारखंड के, वहाँ पे आप देखिए कि स्कीम के रिगार्डिंग में इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है। एग्जाम के पर्पज़ से स्कीम हमारे लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट ये है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये कहा गया स्कीम के थ्रू वोटर का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये जो सर्वे किया जाए तो आप देखिए वो करप्ट प्रैक्टिस है उसके रूप से काउंट किया गया है उसको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसके अंदर जो करप्ट प्रैक्टिस का जो कॉन्सेप्ट है इसका एक सेक्शन आप देखिए कि इसका एक सेक्शन है 123(1) के अंदर में करप्ट प्रैक्टिस है उसको मेंशन किया गया है, तो उसी के अंदर में उसको काउंट किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया। स्टूडेंट्स करप्ट प्रैक्टिस डिफरेंट डिफरेंट वे के अंदर हुआ करता है। आप देखिए कि इस तरीके से जो लेवल प्लेइंग फील्ड को ना प्रोवाइड किया जाए, पेड न्यूज़ है वो कैरी आउट किया जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, तो ये बेसिकली करप्ट प्रैक्टिस का पार्ट है जिसको कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का सेक्शन 123(1) के अंदर में इसको मेंशन किया गया है। अब आप देखिए कि जो रोपा का जो एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट या आरपीए भी इसको बोलते हैं काफ़ी सारी जगह पे, तो आप देखिए कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है इसका एक 1950 का भी आपको एक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो दोनों एक्ट में आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि 1950 के अंदर तो इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे यहाँ पे सेटअप करना है, और फिर आप देखिए कि जो लोग इलेक्शन को यहाँ पे इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी है, इंडिविजुअल पर्सन है, उन सभी के बारे में इलेक्शन के अंदर में किस तरीके से आपको लेवल प्लेइंग फील्ड को कैरी करना है, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको रोपा 1951 के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अब आप देखिए कि स्टूडेंट्स 1820 नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए कि 1828 के समय राजा राम मोहन राय हुआ करते थे, उनके द्वारा उन्होंने फैमिली के अंदर सती का प्रैक्टिस देखा, तो सती को इनह्यूमन प्रैक्टिस के रूप से उनके द्वारा डिस्क्राइब किया गया। उसके अगेंस्ट में वो मूवमेंट को कैरी आउट किए राजा राम मोहन राय के द्वारा, ब्रह्म समाज को क्रिएट किया गया 1828 के समय। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा आप देखिए कि सती के अबोलिशमेंट के रिगार्डिंग में एक एक्ट है उसको भी लाया गया 1829 के समय में। तो स्टूडेंट्स जो सती क्या है, सती ये है कि किसी भी जो वुमेन है उसके हस्बैंड का जब डेथ होता था तो वुमेन का भी साथ में ही जो आप देखिए कि जो लास्ट राइट्स वो कर दिए जाते थे, वुमेन वहाँ पे लिविंग कंडीशन के अंदर में है उनको जला दिया जाता था। तो स्टूडेंट्स 1829 के समय आप देखिए कि सती को अबोलिश कर दिया गया था कॉलोनियल एरा के समय में, बट आपको इंडिपेंडेंस के भी बाद में 1988 का समय है, राजस्थान में एक जगह है जहाँ पे आपको लास्ट टाइम जो सती है वो देखने के लिए मिलता है। अभी राजस्थान में कहाँ पे जगह है इसके बारे में भी एक बार हम डिस्कस करेंगे। अब आप देखिए कि स्टूडेंट्स 1988 के समय आप देखिए कब वहाँ पे अबोलिश किया गया, उसके अराउंड द 160-170 ईयर्स के बाद का वो समय है जब आपको ये प्रैक्टिस देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए किस तरीके से कुछ रिचुअल प्रैक्टिस हैं जो यहाँ पे लोगों के कल्चर के अंदर हैं, लोगों का जो माइंड सेट के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है कि इनह्यूमन प्रैक्टिस को इतने सालों तक कैरी आउट किया गया। प्रेजेंट समय में अगर आप इस प्लेस के ऊपर विजिट करते हो जहाँ पे ये प्रैक्टिस लास्ट टाइम कैरी किया गया था, तो आप देखिए कि वहाँ पे एक विलेज है, विलेज के ही रोड के एरिया के अंदर में एक टेम्पल भी बनाया गया है जिसको कि सती माता का टेम्पल या इस तरीके से नेम है वो दिया गया है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस लोकेशन के बारे में डिस्कस करें, राजस्थान के अंदर सीकर डिस्ट्रिक्ट है, सीकर डिस्ट्रिक्ट है। अब सपोज कीजिए दिल्ली है, सपोज कीजिए दिल्ली है, सपोज कीजिए जयपुर है, ये दिल्ली एंड जयपुर का हाईवे है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एक जगह भी है कि अपने श्याम जो यहाँ पे वर्शिप किया जाता है उनको जाना जाता है खाटू श्याम या बाबा श्याम के नाम से। तो आप देखिए कि उनका वर्शिप हुआ करता है, तो यहाँ पे बेसिकली वो सिचुएटेड है।
अब बेसिकली इसको हमने क्यों डिस्कस किया है, तो सपोज इसी एरिया के ऊपर में आपको ये जो नियर बाई एरियाज़ के अंदर ही ये प्लेस है, दिवराला नाम की एक जगह है। अब आप देखिए कि हमने यहाँ पे खाटू श्याम इन सब को क्यों डिस्कस किया, एग्जाम के पर्पज़ से क्या इम्पोर्टेंट है या नहीं है। स्टूडेंट्स, राजस्थान को जब आप रीड करते हो, राजस्थान के अंदर में आपको काफ़ी सारी जगह जो लेक्स हैं वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि एवरी डेजर्ट एरिया के अंदर में जो नेचर है उसके द्वारा कुछ ना कुछ जो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको छोटी छोटी जो लेक्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। यूपीएससी के द्वारा 2022 का जो पेपर था, यूपीएससी के द्वारा 2022 का जो पेपर था, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ये जो स्मॉल स्मॉल लेक्स हैं, जो सोल्टी लेक्स हुआ करती हैं, उसके रिगार्डिंग में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि खाटू नाम की जो जगह है, खाटू है, डीडवाना है, कुचामन नाम की जो जगह है, कुचामन सिटी राजस्थान के अंदर एक जगह है, तो खाटू है, कुचामन है, डीडवाना है, ये जो प्लेस है वो न्यूज़ के अंदर हुआ करते हैं, ये किसके रिगार्डिंग में है, तो सोल्ट लेक के पर्सपेक्टिव से हैं। इस वजह से हमने इस प्लेस को, या आप देखिए कि इस जो टेम्पल वर्शिप है, इस सभी के बारे में डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, ये सती के बारे में था। राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो एफर्ट्स है, सती का जो प्रैक्टिस है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसके अंदर क्या मेंशन किया गया है स्टूडेंट्स, कोई भी यहाँ पे डेरोगेटरी प्रैक्टिस है वुमेन के अगेंस्ट में, उसको हमें अबोलिश करना है। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एज ए सिटीजन के रूप से। पर आप देखिए कि फंडामेंटल ड्यूटी कब आया था, 1976 के समय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और उसके भी आप देखिए कि काफ़ी साल बाद में ये प्रैक्टिस 1988 के समय आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ओबीसी कुछ कम्युनिटीज़ हैं उनको ऐड किया गया है महाराष्ट्र के वहाँ पे, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के बारे में, बैकवर्ड क्लासेस के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। तो स्टूडेंट्स, अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है, ओबीसी कमीशंस के बारे में हम रीड करते हैं, ओबीसी कमीशंस के बारे में हम समय समय पे रीड करते हैं। तो एक तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि इंडिपेंडेंस के लेटर फेज के अंदर में 1951 के समय काका कालरेकर कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ओबीसी के रिगार्डिंग में कमीशन का, फर्स्ट कमीशन का क्या नेम है, काका कालरेकर। काका कालरेकर कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स, आपको मंडल कमीशन देखने के लिए मिलेगा 1978 के समय में। बीपी मंडल नाम के वो पर्सन हुआ करते थे। उसी बीपी मंडल के द्वारा जो रिकमेंड किया गया था कि जो कुछ ऐसी भी कम्युनिटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं या उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनको भी यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन है वो दिया जाए, जिसको आप देखिए कि वीपी सिंह हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे उनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था 1989 के समय में। स्टूडेंट्स, जब उनको इम्प्लीमेंट किया गया तो अब हमारे जो कंट्री का जो पॉलिटिकल, जो आप देखिए कि पॉलिटिकल डोमेन है उसके अंदर एक आपको जो वर्ड है वो देखने के लिए मिलता है, कमंडल वर्सेज मंडल का एक पॉलिटिक्स, कि मंडल का कुछ कम्युनिटीज़ हैं उनका आप देखिए कि पॉलिटिक्स उस समय पीक के ऊपर आता है और उसका मेन स्ट्रीम के अंदर ऐड होता है। उसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे कमंडल पॉलिटिक्स है, मंडल वर्सेज कमंडल का जो फ्रेज है वो आपको पॉलिटिकल डोमेन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और उसी के बाद में इंदिरा साहनी केस आता है 1992 के समय। इंदिरा साहनी केस के द्वारा 27% रिजर्वेशन को वैलिड किया गया। यहाँ पे लिमिटेशंस लगाया गया कि 50% का कैपिंग है। और स्टूडेंट्स, ये भी इंदिरा साहनी जजमेंट के द्वारा दिया गया। उसके बाद में आप देखिए कि हमारी जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा ओबीसी जो कम्युनिटीज़ का जो नेशनल कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो दिया गया। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। उससे पहले जो शेड्यूल कास्ट का जो यहाँ पे नेशनल कमीशन हुआ करता था, उन्हीं के द्वारा ओबीसी कम्युनिटीज़ के जो इश्यूज है उसको डील किया करते थे। तो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, क्या यहाँ पे 102 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू ये जो स्टेटस है वो दिया गया था? ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन के अंदर बताना आप ये इसके बारे में, और क्या यहाँ पे इनका क्राइटेरिया है, क्या 1 पर्सन एंड 3 मेंबर का प्रोविज़न है, किसको अपने जो रिपोर्ट है वो सबमिट करते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर नहीं बताना चाहो तो रीड जरूर से करना इस टॉपिक के बारे में। शेड्यूल कास्ट के कैटेगराइजेशन के बारे में तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बताया गया था कि कैटेगराइजेशन है वो किया जाए, जिससे शेड्यूल कास्ट के अंदर भी आप देखिए कि जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनको सभी को यहाँ पे मेन स्ट्रीम के अंदर ऐड किया जा सके, सभी को जो इक्वल वे में जो बेनिफिट है वो रिसीव हो सके, तो उसको स्टडी किया जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि हमारा जो नवरात्रि का जो फेस्टिवल है उसी के पर्सपेक्टिव से है।
सो नवरात्रि के फेस्टिवल के अंदर विजयवाड़ा के वहाँ पे जो कनक दुर्गा का जो शो है वो किया गया है, वुमेन्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है इसके अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मालामार जो मालाबार एक्सरसाइज है उसके बारे में है। आप देखिए कि जो मालाबार एक्सरसाइज है वो किसके रिगार्डिंग में है, इंडियन ओशन रीजन के पर्सपेक्टिव से, और इंडो पैसिफिक जो रीजन है, इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसके पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे स्टेटमेंट ये दिया गया कि 1992 के समय इंडिया एंड यूएस के द्वारा इस नेवल एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट किया गया था। आप देखिए कि 1992 के समय इंडिया एंड यूएसए के द्वारा ये जो नेवल एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट किया गया। लेटर फेज के अंदर में आप देखिए कि जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, उनके द्वारा ज्वाइन किया गया था 2006-7-8 का जो समय है। बाद में चाइना के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया तो उनके द्वारा कंटिन्यूस नहीं किया गया। बट प्रेजेंट समय में आप देखिए कि जो क्वेड की जो कंट्रीज हैं वो इस नेवल एक्सरसाइज को कैरी करते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ पे ऑर्डर है उसको आप देखिए इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग में। और मालाबार जो एक्सरसाइज है वो आप देखिए कि मल्टीलेटरल इवेंट के रूप से जो कन्वर्ट हुआ है, इवोल्व हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो नेवल एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा क्या एयर एक्सरसाइज है या आर्मी का एक्सरसाइज है। नेवल एक्सरसाइज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, 10 अक्टूबर का जो डे है, 10 अक्टूबर का जो डे है उसको नेवल डे के रूप से उसको मेंटल जो हेल्थ का जो डे है उसके रूप से सेलिब्रेट करते हैं। किसके रूप से? मेंटल हेल्थ के डे के रूप से, कि मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग में जो अवेयरनेस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप देखिए कि रिसेंटली कुछ न्यूज़ भी ऐसे सामने आए थे कि एक वर्कर है जो अपने डेडलाइन की वजह से टू मच वर्क से रिलेटेड स्ट्रेस उनको हुआ, और स्ट्रेस के बाद में उनके द्वारा सुसाइड किया गया या किसी का जो डेथ है वो देखने के लिए मिला। ये समय समय पे आपको न्यूज़ है वो देखने के लिए मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली बात यही है कि इंडिया के अंदर भी यहाँ पे जो मेंटल हेल्थ का जो डिसऑर्डर है उससे रिलेटेड जो केसेज हैं वो इंक्रीज हुए हैं। जो मेंटल हेल्थ का जो डिसऑर्डर से रिलेटेड जो केसेज हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। उसके बिहाइंड में रीज़न ये भी है कि आप देखिए कि टू मच स्क्रीन टाइमिंग भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो मेंटल हेल्थ है उसको इम्पेक्ट करता है। आपका वर्क लाइफ इस तरीके से है कि आप अपना पर्सनल लाइफ है उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे, प्रॉपर वे में आपका स्लीप नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे जो शेड्यूल है उसको बना दिया गया है कि आप ओनली 6 आवर के आसपास यहाँ पे आपका जो स्लीप का टाइम है या उससे भी कम है, काफ़ी टाइम तो उससे भी कम है। और स्लीप मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर आप प्रिपेयर भी करते हो तो कभी भी अपना जो स्लीप है उसको जो आपका जो सोने का जो समय है, क्वालिटी से जो स्लीप है उसका, तो आप देखिए कि कोई भी उसका सब्सटीट्यूट नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। 5 to 6 आवर, 6 to 7 आवर जिस तरीके से भी आपका बॉडी का डिमांड है उसको फुलफिल ज़रूर से कीजिए। अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशन के दौरान में भी इसको कॉम्प्रोमाइज़ है वो नहीं करना, क्योंकि आप देखिए कि आप एक दिन यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होगे, नेक्स्ट दिन वो बेसिकली आपको इम्पैक्ट करेगा। क्वालिटी आप रीडिंग है उसको नहीं कैरी आउट करोगे। तो क्वालिटी स्लीप है उसका एक इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस ये भी किया गया है कि 197 मिलियन के आसपास जो पर्सनस हैं जो मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल इलनेस है उससे इम्पेक्टेड हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट का ज़रूरत है। काफ़ी पर्सनस का पर्सनल लाइफ्स के अंदर में आप देखिए कि डिस्टर्बेंस है, यहाँ पे स्ट्रेस इंक्रीज होना, अनेक्जिटी इंक्रीज होना, फिजिकल वर्कआउट कम से कम है। फिजिकल वर्कआउट भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। आपका यहाँ पे मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग में आपका यहाँ पे प्रॉपर वे में किस तरीके से आपको वर्क को कैरी आउट करना है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, ऐसे काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं। और आप देखिए कि एक यहाँ पे सोसाइटी के अंदर डिमांड भी है कि जितना भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जितना भी यहाँ पे स्टेटस का जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपके पास में एक बेस्ट क्वालिटी का जो फ़ोन का जो क्वालिटी का जो कंपनी है उसी के पास में आपका होना चाहिए, लैपटॉप आपके पास वैसा ही होना चाहिए, उसी तरीके के आपके पास में यहाँ पे आपका लाइफ स्टाइल होना चाहिए। तो आप देखिए कि हैप्पीनेस है उसको मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के अंदर में कर दिया गया है कि आप वो यहाँ पे बाई करोगे तो वो आपको हैप्पीनेस रहेगा। हैप्पीनेस बेसिकली आप देखिए कि आपके वर्क से रिलेटेड है। अगर आप अपने काम के अंदर सेटिस्फाइड हो, अगर आपका इंटरेस्टिंग वर्क है, सपोज कीजिए आपको यहाँ पे कोई वर्क है जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप वो ही कैरी आउट करते हो तो आपको कभी भी इस तरीके का जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं। और अप्स एंड डाउन्स तो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। रतन टाटा सर हमारे साथ नहीं है, बट आप देखिए रतन टाटा सर के द्वारा कहा गया था कि इस तरीके से जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो तो आप देखिए कि जब तक आप जिंदा होते हो तो आपका इस तरीके से जो यहाँ पे लाइन्स वो कैरी करता है, जो पल्सेस को जो रिकॉर्ड करने वाला जो डिवाइस है उसके द्वारा। अगर आप देखिए कि यहाँ पे फ्लैट लाइन है, कंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर हो आप,
तो आप देखिए कि बेसिकली दैट मीन्स कि यहाँ पे जो पर्सन है वो नहीं है, जिंदा नहीं है। तो स्टूडेंट्स उससे भी आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स तो आपको कंटिन्यूस देखने के लिए मिलेगा, चाहे आप सर्विस के अंदर रहो, चाहे आप किसी भी तरीके का वर्क को कैरी आउट करो। बट आपको वर्क को अगर आप एंजॉयबल वर्क नहीं है तो उसके रिगार्डिंग में भी एक मेन इश्यूज आपको देखने के लिए मिलते हैं। वर्क प्लेस को ट्रांसफॉर्म किया जाए, बोथ आर्टिकल्स मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग में है कि आपका जो वर्क प्लेस है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए, समय समय पे ब्रेक्स यहाँ पे दिए जाएं। जो डेडलाइंस हैं उनको आप देखिए कि टू मच अनएथिकल प्रैक्टिस ना हो कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर में। डेडलाइंस हैं उनको अचीव भी करना है, अचीव तो करना स्टूडेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आप सपोज कीजिए आप प्रिपेयर करते हो यहाँ पे आपने डेडलाइन रखा है कि अक्टूबर का जब मंथ एंड होगा तो आपको जो यहाँ पे कुछ 2 सब्जेक्ट हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे इकोनॉमी है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपको यहाँ पे रीड करना है, एक बार उसको रिवाइज करना है 2 आवर्स डेली के बेसिस पे। स्टूडेंट्स अगर आप डेडलाइन को नहीं कंप्लीट करोगे तो आप देखिए हो सकता है दिसंबर का समय चला जाए, आप यहाँ पे एंजॉय करोगे, समय समय पे ब्रेक लोगे। तो डेडलाइन को तो आप देखिए अचीव इस वजह से ही करना इंपॉर्टेंट है, बट वो टू मच अनएथिकल ना होना चाहिए। तो वर्क प्लेस का ट्रांसफॉर्मेशन, सपोर्टिव सिस्टम, उन सभी के बारे में डिस्कस किया गया है। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली भी एक मेन इश्यू है स्टूडेंट्स। न्यूक्लियर फैमिली होना या आप देखिए कि जो इंडिपेंडेंट जो यंग पर्सनस है उनका रहना, ऐसे भी काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज हैं। पर बेटरहुड ऑफ लाइफ, अपॉर्चुनिटीज़ उसी के लिए जो लोग हैं, या जो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है उसी के लिए जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं। तो मेंटल हेल्थ के कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज, किस तरीके से उसको चेंज किया जाए, वर्क लाइफ को किस तरीके से बैलेंस किया जाए, उसी की अवेयरनेस के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके द्वारा आप देखिए कि सेम जो रेट्स हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं। स्टूडेंट्स समय समय पे हम यहाँ पे रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि रेपो रेट क्या है, रेपो रेट जो है वो क्या है। रेपो रेट के अंदर में क्या, यहाँ पे आरबीआई के द्वारा पैसा है वो लिया जाता है बैंक से, या बैंक को जो पैसा है वो आरबीआई के द्वारा डिलीवर किया जाएगा। तो रेपो रेट, वो रेट के बारे में आपको बताना है। स्टूडेंट सपोज कीजिए यहाँ पे इन्फ्लेशन है, सपोज कीजिए इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को जब डील करना है आरबीआई के द्वारा तो उसके द्वारा रेपो रेट को इंक्रीज किया जाएगा या डिक्रीज किया जाएगा। ये 2 आपके पास में होमवर्क है जो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इकोनॉमी का जो फोरकास्ट है कि इकोनॉमी के अंदर किस तरीके का डेवलपमेंट रहेगा, उसको भी सेम ही रखा गया है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लाओस के बारे में है। लाओस का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। लाओस के वहाँ पे आप देखिए कि आसियान और इंडिया का जो मीटिंग है वो कंडक्ट होगा। ईस्ट एशिया समिट के अंदर भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है। सपोज कीजिए यहाँ पे म्यांमार है, स्टूडेंट्स म्यांमार है, ये इस साइड का चाइना के साथ में इधर वियतनाम सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि ये जो लाओस है वो लैंडलॉक कंट्री है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा हमारा साउथ ईस्ट एशिया के वहाँ पे। लाओस के बारे में या इंडो चाइना की जो कंट्रीज है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इनके बारे में जब हम रीड करते हैं तो प्रेजेंट समय में एक टर्म आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है, साइबर स्लेवरी। साइबर स्लेवरी क्या है स्टूडेंट? साइबर स्लेवरी वो है कि वहाँ पे चाइना के द्वारा स्पॉन्सर करते हुए या कुछ साइबर जो क्राइम से रिलेटेड जो काफ़ी बड़े कैफेज है उनको बनाया गया है। इंडियन पर्सन जो जॉब के लिए वहाँ पे माइग्रेट करते हैं तो उनको साइबर स्लेवरी या साइबर फ्रॉड की जो एक्टिविटीज़ है उसके अंदर इंगेज किया जाता है। ऐसा जो रिपोर्ट्स के अंदर बताया गया है कि साइबर स्लेवरी के जो केसेज हैं वो देखने के लिए मिले हैं इंडो चाइना जो कंट्रीज है, जो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया की जो कंट्रीज है वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आसियान के बारे में, 10 कंट्रीज हैं। बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967, उसका इस्टेब्लिशमेंट। 10 कंट्रीज कौन है? एम से मलेशिया है, बी से आप देखें कि MBBS, PTV, LIC एक निमोनिक है जिसके थ्रू आप इसको रीड कर सकते हो। एम से क्या है? एम से यहाँ पे मलेशिया है। बी से आपको जो म्यांमार का जो अर्लियर नेम है बर्मा, वो आपको एक्सेप्शन के रूप से याद रखना होगा, बुरनई है। इसके बाद में सिंगापुर है। LIC लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया है। PTV फिलीपाइंस है, थाईलैंड है एंड वियतनाम है। ये 10 कंट्रीज हैं जो कि आसियान के आप देखिए कि क्या है, मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया और आसियान के रिलेशन 1992 के समय से ही है। इसके अलावा आप देखिए कि 2018 के समय जब हमारे यहाँ पे रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन हुआ तो आसियान के जो ऑल 10 मेंबर हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनके द्वारा विजिट किया गया था इंडिया के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के अंदर में।
तो इंडिया आसियान के बारे में हमने डिस्कस किया। ईस्ट एशिया समिट क्या है, आप देखिए ईस्ट एशिया समिट के अंदर 2005 के समय आसियान की जो कंट्रीज है प्लस में आपको कुछ कंट्रीज और देखने के लिए मिलते हैं। ईस्ट एशिया समिट का जो नाम है उसको दिया गया है। ईस्ट एशिया समिट के अंदर में है स्टूडेंट्स इंडिया है, चाइना है, साउथ कोरिया, जापान है और न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और समिट है जिसके अंदर में आप देखिए कि वहाँ पे रसिया एंड डेट यूएसए है, उसको भी काउंट किया जाता है। रसिया एंड यूएसए को भी काउंट किया जाता है आसियान के ही साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा जो कैबिनेट कमेटी है सिक्योरिटी का, उनके द्वारा कुछ ड्रोन्स हैं, कुछ सबमरीन्स है, उसका क्लियरेंस है वो यहाँ पे दिया गया है उसके परचेज के रिगार्डिंग में। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, डिफेंस एक्विजिशन जो काउंसिल है उसके द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है। कैबिनेट कमेटी आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर 6 हुआ करता था, बाद में तो 2 नया जो कैबिनेट कमेटी है उसको क्रिएट किया गया। तो स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम कैबिनेट कमेटी हैं वो हेड की जाती हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। 2 ऐसी कैबिनेट कमेटी है जो नहीं हेड की जाती, कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का जो कैबिनेट कमेटी है जो कि जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको जो हाउस यहाँ पे एलोकेट किया जाता है, तो वो अकोमोडेशन का जो कमेटी है वो नहीं हेड की जाती है यहाँ पे पीएम सर के द्वारा, जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कैबिनेट कमेटी है, एक स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट के जो अफेयर्स का जो कमेटी है उनके उसको बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे जो सीनियर मोस्ट पर्सन है उनके द्वारा हेड किया जाएगा। आप देखिए कि जो सुसाइड का जो अबेटमेंट है उसके रिगार्डिंग में उसको इंटरप्रेट किया गया है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केस के थ्रू में, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। आसाम के वहाँ पे एक आईपीएस ऑफिसर है प्रथा सारथी, आप देखिए कि महंता है, उनका एक डॉक्यूमेंट्री है। उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर में आप देखिए कि वहाँ पे जो लोकल वुमेन्स हैं उनके द्वारा किस तरीके से जो बर्ड्स हैं उनको कंजर्व किया गया। तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स के दौरान में आसाम के जो आईपीएस ऑफिसर हैं प्रथा सारथी महंता सर, उनके द्वारा आप देखिए कि जो डॉक्यूमेंट्री है उसके अंदर आसाम की जो लोकल वुमेन्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया गया है, कैसे बर्ड्स को कंजर्व किया गया लोकल जो वुमेन्स हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर आपको ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो ज़रूर से देखना चाहिए, कुछ ही काफ़ी कम समय का है, 15 से 19 जो सेकंड का जो समय है वो बताया गया है उसके अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें एमजी नरेगा, आप देखिए कि 2005 के समय इसको स्टार्ट किया गया। रघुवंश प्रसाद नाम के एक पर्सन हुआ करते थे, रघुवंश प्रसाद नाम के काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, बिहार के पॉलिटिशियन हैं, उनके द्वारा बेसिकली एमजी नरेगा है उसको स्टार्ट किया गया था। बाद में एमजी जो महात्मा गांधी का जो नाम है उसके अंदर ऐड किया गया। अब एमजी नरेगा क्या है, एमजी नरेगा यही है कि हमारे यहाँ पे जो वर्क फोर्स है उसको कुछ दिनों का जो गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है वो देना है। 5 किलोमीटर का ये यहाँ पे एरिया होना चाहिए जिस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से वो बिलोंग करता है। रूरल एरिया के परस्पेक्टिव से है, अभी रूरल एरिया की रिगार्डिंग में है तो आपको एक और जानकारी होना चाहिए। अर्बन एरिया के अंदर भी एक डिमांड देखने के लिए मिलता है कि एमजी नरेगा की तरह ही एक प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया जाए जिससे कि अर्बन एरिया के अंदर भी जो एम्प्लॉयमेंट है, गारंटेड एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड किया जाए। स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल के वहाँ पे ये जो यहाँ पेमेंट का जो डिलीवरी है उसके रिगार्डिंग में कुछ डिफरेंसेज है, तो उसी का जो आंसर है वो मांगा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डेट जो वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट है उससे वहाँ के हाई कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक और जानकारी ये होना चाहिए किस मिनिस्ट्री के अंदर हुआ करता है एमजी नरेगा, या मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर है या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, इसको एक बार ज़रूर से रीड करना। एम्प्लॉयमेंट आपको 5 किलोमीटर का जो रेडियस है उसी के अंदर दिया जाएगा, नियर बाई एरियाज़ के अंदर ही। क्या इसका ड्रॉबैक है एमजी नरेगा का, एमजी नरेगा का ड्रॉबैक है स्टूडेंट्स कि आप देखिए कि इसके अंदर में किसी भी तरीके का स्किल का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमारी वर्क फोर्स को नॉन स्किल के रूप से डेवलप करता है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट आप देखिए कि इजराइल के जो कन्फ्लिक्ट है उसी के बारे में मेंशन किया गया है कि नाइफ का जो स्टैबिंग का जो न्यूज़ है वो काफ़ी सारी न्यूज़ सामने आई है कुछ एरियाज़ के वहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि बोलीविया के द्वारा भी जो साउथ अफ्रीका का यहाँ पे पेटिशन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये पार्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आप देखिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ओनली यूएन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क के वहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेगा। बोलीविया के द्वारा साउथ अफ्रीका का पेटिशन को ज्वाइन किया गया कि ह्यूमैनिटेरियन जो वायलेंस है, जो जीनोसाइड है वो यहाँ पे किया गया है इजराइल के द्वारा हमास का जो डोमिनेटेड एरिया है गाजा स्ट्रिप वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यहाँ पे जापान के बारे में है
जापान के न्यू पीएम पावर के अंदर आए हैं, तो उनके द्वारा कहा गया है कि जापान को किस तरीके से डेवलप है, रिफॉर्म है, वो किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूएस के, वहाँ पे आप देखिए कि जो हरिकेन है उसके बारे में मेंशन किया गया है। और स्टूडेंट्स यूएस के वहाँ पे जिस तरीके के जो टाइफोन्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, उसी के रिगार्डिंग में एक क्वेश्चन है, मेंस के पेपर के अंदर भी पूछा गया था। उससे रिलेटेड एक मूवी है जो अभी आया था जुलाई के समय में, तो आप देखिए कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा मेंस के पेपर के अंदर, जीएस फर्स्ट के अंदर में ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में रॉकेट का आप देखिए कि हिट हुआ है, जिसके अंदर 2 पर्सनस का डेथ हुआ। लेबनान के साउथ एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजराइल के वहाँ पे कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से है। केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज है वो अनाउंस किया गया है। यहाँ पे जो प्रोटीन है, प्रोटीन का जो डिजाइन एंड स्ट्रक्चर है उसके रिगार्डिंग में, प्रोटीन का जो डिजाइन एंड स्ट्रक्चर है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो नोबेल प्राइज है उसको अनाउंस किया गया। तो आप देखिए कि 3 पर्सनस को ये जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया है। 3 जो पर्सन है उनको ये जो नोबेल प्राइज है वो यहाँ पे दिया गया है। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए नोबेल प्राइज मैक्सिमम 3 पर्सनस के साथ में ही शेयर किया जा सकता है। क्या किसी इंडियन पर्सन को भी केमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज है वो मिला है? तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि 2008 एंड 9 के समय में राइबोसोम का जो डिजाइन है उसके पर्सपेक्टिव से नोबेल प्राइज है वो दिया गया था। वो कौन इंडियन पर्सन है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर क्या क्या बताना है कि जिस इंडियन पर्सन को राइबोसोम का जो डिजाइन है, राइबोसोम जो कि आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको जब भी आप सेल के बारे में रीड करते हो साइंस के अंदर में बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो राइबोसोम्स के बारे में आपने रीड किया होगा। पावर हाउस ऑफ सेल किसको जानते हैं हम? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के रूप से जानते हैं। तो इंडियन पर्सन का नेम आपको बताना है। यहाँ पे एमजी नरेगा किस मिनिस्ट्री के अंडर में है ये आपको बताना है। कैबिनेट कमेटीज हमने यहाँ पे रीड किया। न्यूट्रलिटी, यहाँ पे आपको रेपो रेट, आप देखिए कि इन्फ्लेशन को टैकल करना है तो रेपो रेट को इंक्रीज करना होगा या डिक्रीज करना होगा, ये आपको बताना है। 3 आपके पास में यहाँ पे बेसिक होमवर्क है। और भी जो होमवर्क दिया गया है, जो आपको बताया गया है, उसके बारे में रीड एंड रिवाइज जरूर से कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।